तो जैसा कि सफल होने के लिए या सफल इंसान बनने के लिए या अच्छे अंक हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो हमें सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए स्वार्थी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वार्थी, सेल्फिश माइंड जिसे बोलते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में जब गुरुकुल चला करते थे कि गुरु के समीप जाकर के छात्र शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, 5 या 6 वर्ष की अवस्था में गुरु के पास छोड़ दिया जाता था गुरुकुल में छात्र को, और 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक वो गुरुकुल में रह करके अपने मन की शक्ति को और तन की शक्ति को मजबूत करता था और ज्ञान प्राप्त करता था। इसके बाद अपने जीवन को सफल बना करके स्वार्थी से फिर परिवार्थी बनता था, परिवार की देखभाल करता था, परिवार की मदद करता था। इसके बाद जब वो सफल हो जाता है और अधिक, तब जा करके वो परमार्थी बनता है। तो पहले स्वार्थी बनो, फिर परिवारार्थी बनो, फिर परमार्थी बनो। क्योंकि सफलता अर्जित करने के लिए बड़े बड़े विद्वान स्वार्थी ही पहले बने। बुराइयाँ बहुत सारी व्याप्त थी। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। समाज में इतनी कुरीतियाँ थी कि उनका एडमिशन तक बड़ा मुश्किल हो गया था लेना किसी भी संस्था में। छुआछूत का माहौल था, फिर भी वो इस जिल्लत को सहन करके और अपनी घर की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए वो हिम्मत नहीं हारे। उनका आत्मविश्वास इतना अधिक था कि वो विदेश जा करके विद्वान बन करके लौटे, और जब सफल हो गए, विद्वान बन गए, तब वो अपने लिए, परिवार के लिए और इस समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज हमारे बाबा साहब संविधान का निर्माण करके चले गए हैं, जो कि उन्हीं के बनाए संविधान के अनुसार हमारा भारत देश चलता है। इसी प्रकार चड़क का उदाहरण ले लीजिए। चड़क का नाम सुना ही होगा। जब किसी को सही गाइडलाइन मिलती है तो सही गाइड मिलने के कारण वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है। चड़क जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को सही गाइडलाइन किया, सही दिशा निर्देशन दिया, क्योंकि कहा भी गया कि इट इज़ नो नॉलेज विदाउट गाइडेंस। किसी मार्गदर्शक के बिना सफलता पाना मुश्किल है। यानी हमारा गाइड करता होना चाहिए, वो चाहे माँ बाप हों या गुरु हो या अपने दोस्त हों। तो चाणक्य जी ने उनको ऐसी शिक्षा दी, ऐसा विद्वान व्यक्ति बनाया और सारी कलाओं में निपुण किया। और चाणक्य जी ने कहा था कि हार का सामना न करना पड़े, इसलिए एक बार ही ऐसी तैयारी कर लो कि आपके सफलता कदम चूमे। तो इस प्रकार से हमें स्वार्थी पहले बनना है। इसके बाद जब सफल हो जाए तो परिवार की देख रेख करना है, फिर समाज की। और यदि आप लोग शुरू से ही हेल्प में लग जाएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, किसी की चिंता करेंगे। आज का जो डिजिटल ज़माना है, अपनी कम, अपने परिवार की कम, लेकिन अपने फ्रेंड्स की चिंता ज़्यादा करते हैं, डूबे रहते हैं। अंत में होता क्या है कि जब सफल होने की बारी थी, तैयारी करने की, पढ़ने की, तब हमने ध्यान नहीं दिया, और जब सब कुछ खो दिया दूसरे की चिंता में, फिक्र में, हेल्प में, तब बाद में याद आया कि हम सफल कैसे बने। और वही लोग किस्मत को ठोंकते हैं और किस्मत को दोष देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को बड़े बड़े विद्वानों का उदाहरण लेकर के चलना है, कुछ सीखना है और उनके बारे में जानकारी लेना है। या फिर कोई दुदकार दे, धिक्कार दे और छोड़ दे बीच रास्ते में, वो हर तरह से बर्बाद हो जाए, तब व्यक्ति विद्वान या सफल बनता है। वो भी कैसे, उदाहरण ले लीजिए जैसे तुलसीदास जी अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे। मतलब तुलसीदास जी की पत्नी ने उनको इतना धिक्कारा कि इतना अगर प्रेम किसी ईश्वर से या भगवान राम से अगर करो ना, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। इसी प्रकार से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कालिदास जी को ले लीजिए, बड़े विद्वान लेखक हैं जो शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं भारत के। उनकी पत्नी ने उनकी मूर्खता पर धिक्कारा था, वो काशी जाकर के बड़े विद्वान व्यक्ति बने और अपना नाम इतिहास में लिखवा डाला। तो आई होप सभी पार्टिसिपेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा है कि आप लोग इन बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई में ध्यान दें, अच्छे अंक अर्जित करें, सफलता पाएँ। इसी शुभकामना के साथ आइए चलते हैं सेशन की ओर। लेकिन सभी लोगों को ये सोचना है कि आप लोग पढ़ाई में विशेष ध्यान दें, विशेष बल दें, बुकों का अध्ययन करें, अच्छी अच्छी बुकें पढ़ें और इसके बाद किसी से बात विवाद करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आप कंटेंट्स है आपका, तो रेखाएं एवं कोण से संबंधित, जिनकी डेफिनेशन जानेंगे इजी तरीके से। रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, कोण क्या है, कोण के कितने प्रकार होते हैं, ये समझना। तो आइए समझते हैं पहली हेडिंग, रेखा, लाइन्स। क्या बताएं, गली है, आते जाते रहते हैं लोग। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं कुछ चंद लाइनों से। ठीक है, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को प्राप्त करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को प्राप्त करते हैं। बस चलने का हौसला रखिए, आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। आइए इन लाइनों के साथ समझते हैं रेखा। रेखा क्या है ये समझना है, बड़े ध्यान से बात करिएगा। लाइन से क्या है, ये एक सरल बिंदुओं का समुच्चय। सरल बिंदुओं का समुच्चय का मतलब यह है, जैसे ये आपके बिंदु इस तरह कर दिए जाए, तो ये सरल बिंदु हैं और इन्हीं पर ये लकीर डाल दी जाए। ठीक है, तो सरल बिंदुओं का समुच्चय है, इसी को हम रेखा कहते हैं। इसमें लंबाई तो होती है परंतु चौड़ाई नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लंबाई होगी लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। इसे हम ए बी और ये किरण जो आरेख बना है ऊपर, इससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी दोनों तरफ ये एरो का निशान बना होगा, वही आपकी रेखा होगी। यहाँ पर समझिए, जैसे ये है बिंदु ए है, बिंदु बी है, दो बिंदु हैं जो सरल बिंदुओं का समुच्चय है, इसी को हम रेखा कहेंगे। इसको हम रेखा को कैसे डिनोट करते हैं, रेखा ए बी और ये एरो का दोनों तरफ लाइन डालना। क्लियर, तो इसे हम रेखा कहते हैं। आइए समझते हैं दूसरी हेडिंग क्या है, किरण, रे।
इंग्लिश में रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे। तो ये सरल रेखा का एक भाग होता, जो रेखा होगी उसका एक भाग होता है जिसका अंत बिंदु तो होता। अंत बिंदु का मतलब जैसे यहाँ से रेखा स्टार्ट हुई और ये आगे बढ़ती हुई चली गई, बी बिंदु तक गई, आगे भी बढ़ सकती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? किरण। किरण को हम इससे डिनोट करेंगे, एक तरफ एरो लगाना है रेखा में, ए बी और एरो, तो इससे डिनोट करेंगे। ये है आपकी क्या? किरण। तो आइए समझते हैं तीसरी हेडिंग है रेखाखंड। लाइन सेगमेंट बोलते हैं रेखाखंड। तो सरल रेखा को 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड करना ही रेखाखंड कहलाता है। तो ये रेखा में 2 अंत बिंदु होते हैं, जैसे रेखा पड़ी है, 2 अंत बिंदु क्या है? ए और बी। इस रेखाखंड को ए बी से प्रदर्शित करेंगे और इसमें एरो दोनों तरफ नहीं होगा, सिंगल लकीर होगी, लाइन होगी, इसी को हम रेखाखंड कहते हैं। फिर से समझिए, किसी सरल रेखा में 2 या 2 से अधिक, किसी सरल रेखा में 2 या 2 से अधिक खंड को या भाग को हम रेखाखंड के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं चौथी हेडिंग, संरेख क्या? संरेख बिंदु तथा असंरेख बिंदु, जिसको इंग्लिश में हम कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो समझना, सरल रेखा में जब 3 या 3 से अधिक बिंदु होते हैं, सरल रेखा में जब 3 या 3 से अधिक बिंदु होते हैं उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, तो इस रेखा में 3 सरल बिंदु हैं, ए बी सी। असंरेख बिंदु क्या है? तो जब सरल रेखा ना होकर के वो कोई आकृति हो, जैसे त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, तो उस पर बनने वाले जितने बिंदु होंगे तो उसे हम असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे असंरेख बिंदु में ए बी सी। ये आइए नेक्स्ट हेडिंग समझते हैं, कोण। कोण किसे कहते हैं ये समझना, एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। कोण से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से वाच करना, ठीक है। 2 असंरेख किरणों जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, क्या हो? उभयनिष्ठ हो। 2 असंरेख किरणें हो। अभी असंरेख आपको बताया कि वो सीधी सरल रेखा में नहीं होती है, किसी आकृति में होती है। जैसे त्रिभुज में ए बी सी है, तो ये जो बिंदु होंगे तो ये असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो इसी प्रकार 2 असंरेख किरणों जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है उसे कोण कहते हैं, ये कोण कहलाता है। जैसे उभयनिष्ठ बिंदु इन दोनों किरणों के लिए क्या है? ए है, तो कोण क्या बन जाएगा आपका? कोण बी ए सी, ठीक है। यानी जिसके जहाँ पे कोण बनता है जिस बिंदु पर, उसको मध्य में रखते हैं, तो कोण बी ए सी। ये कोण का सिंबल है, साइन है, इससे डिनोट करते हैं, प्रकट करते हैं, ठीक है, कोण का ये सिंबल। अब आइए कोण कितने प्रकार के होते हैं ये समझना है आप लोगों को, कोण के प्रकार समझना। तो ये आपका हो जाएगा, हेडिंग डालना है कोण के प्रकार, डाल लीजिए, नोट डाउन करिए। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के प्रकार समझना, तो शार्ट में बताया जाएगा, आपको समझना। पहले कोण का नाम है क्या? न्यून कोण। न्यून कोण, तो न्यून कोण किसे कहते हैं ये समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो न्यून कोण को हम एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इंग्लिश में? एक्यूट एंगल। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो, ठीक है, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। आपको नोट करना, एग्जाम्पल जैसे कोण बनाते हैं हम, तो ये आपका इस तरह से बनेगा। ये 90 अंश से कम है, जैसे मान लीजिए 60 अंश का है, तो 60 अंश का है, तो ये आपका कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। 90 अंश से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, किससे? 0 से बड़ा, 90 अंश से छोटा। तो ये आपको समझना, 0 अंश से बड़ा होगा जो, 90 अंश से कम होगा वो आपका न्यून कोण होगा। यदि आपका 89 भी हो जाए ना, 89 अंश, तो भी आपका न्यून कोण के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि 90 से छोटा रखना। नोट कर लिया। आइए दूसरा कोण समझते हैं, समकोण, जिसे राइट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरे कोण का क्या नाम है? समकोण। समकोण इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, तो ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश होता है, 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश होता है, उसे हम न्यून कोण, समकोण कहते हैं, 90 अंश। तो ये याद रखना, जिसका मान कितना होगा? 90 अंश। 60 में समझ लीजिए, ये बाकी तो पहले से भी आप लोगों को आ रहे होंगे। जैसे ये बनाया जाए अगर, तो ये हो जाएगा ए बी सी, ये आपका 90 अंश का कोण है, तो समकोण के अंतर्गत जाएगा। क्लियर? आइए अब समझते हैं अधिक कोण, एप्टीट्यूड एंगल। अधिक कोण के बारे में समझना। तीसरा क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण, एप्टीट्यूड एंगल, ये समझना। अधिक कोण किसे कहते हैं, ठीक है। एप्ट्यूस है, यहाँ पर यस कर लीजिएगा, एंगल। तो आपको समझना अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश से बड़ा हो। किससे? 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से, 180 अंश से क्या हो? छोटा हो। छोटा हो, तो ये पॉइंट याद रखना है। 90 अंश से बड़ा होगा, 180 अंश से छोटा होगा, उसे हम क्या कहेंगे?
अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे बनेगी, इसकी आकृति कैसे बनेगी, यूं करके कुछ बनेगी, 90 अंश से बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा। तो मान लीजिए ये आपका 110 है, 110 अंश, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। ठीक है, आइए अब समझते हैं ऋजु कोण। चौथा कोण का नाम क्या है, ऋजु कोण। चौथे नंबर की हेडिंग डाल लो, ऋजु कोण। ठीक है, ऋजु कोण आपको समझना है, तो ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश हो। कितना हो, 180 अंश हो। ये सीधी सरल रेखा आपकी 180 अंश की होती है, इसी को हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऋजु कोण। जैसे मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, ये सी है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा आपका 180 अंश, यही आपका क्या कहलाता है, ऋजु कोण। आइए समझते हैं, 4 कोण बता दिया। पूरक कोण किसे कहते हैं, 5वां कोण लिख लीजिए, पूरक कोण। तो ये आपका हो जाएगा पूरक, हालांकि इनको बाद में बताते हैं, लेकिन समझ लीजिए पूरक कोण। तो इसको समझना है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, समझना। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है। कितने अंश होता है, 90 अंश हो, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ पर ये दो कोण बन जाएं, तो यदि इनका योगफल, कोण 1 है, कोण मान लो 2 है, इनका योगफल 90 अंश होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूरक कोण। तो कोण A प्लस कोण 2 बराबर आपका 90 अंश। इस प्रकार से कोण पूरक निकालते हैं। परीक्षा में पूरक कोण फाइंड आउट करने के लिए आता है कि यदि एक कोण आपका 45 अंश दिए है, तो इसका दूसरा कोटि पूरक कोण कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए कोण एक 45 अंश का दिए हो और दूसरा कोण पूछे, 1 कोण दिया, सेकेंड वाला पूछ रहा, तो हमें पूरक कोण फाइंड आउट करने के लिए बस लगा देना फार्मूला। तो ये आपका 45 प्लस कोण 45 अंश हो गया, कोण 2 हो गया, बराबर 90 अंश। इसको जब पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, 90 अंश में घटाएंगे 45 को, तो 45 अंश ही आपका आएगा। तो इसका कोटि पूरक कोण कितने अंश हो गया, 45 अंश। इस प्रकार से सवाल कोटि पूरक या पूरक कोण आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है समपूरक कोण। छठे नंबर की हेडिंग डाल लीजिए, समपूरक कोण। समपूरक कोण, तो उसमें पूरक कोण में 90 अंश योगफल होता है, समपूरक कोण में आपका 180 अंश होगा। सप्लीमेंट्री एंगल समझना, यानी दो कोणों का योगफल कितने अंश होगा, 180। तो जैसे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, तो जिस दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसे हम 180 अंश होता है, उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण। इस पर भी आधारित सवाल आते हैं कि यदि किसी कोण का मान, किसी एक कोण का मान दिया है, जैसे कोण 1 का मान दिया है 110 अंश, तो दूसरे समपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण 2 पूछ रहा है ये वाला, तो हमें 1 का मान रख देना, 110 हो गया अंश, और कोण 2 = 180। अब ले जाएंगे इसको पक्षांतर करके, तो माइनस में हो जाएगा। तो 110 अंश को 180 अंश में घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 70 अंश। तो इसका समपूरक कोण कितना आ गया आंसर के रूप में, 70 डिग्री। तो इस प्रकार से हम जो है समपूरक कोण फाइंड आउट करते हैं। फिर आपका है, कुछ कोण छूट गए थे, कहाँ तक बताया था, बृहद कोण समझ लीजिए। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, अधिक कोण तक हो गया था, ऋजु कोण तक। फिर बृहद कोण किसे कहते हैं, बृहद कोण। ये अगली हेडिंग है, इसको समझना है आप लोगों को। ठीक है, तो बृहद कोण किसे कहेंगे ये समझना। ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से ज़्यादा होगा। कितने अंश, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता, उसे हम क्या कहेंगे, बृहद कोण। जिस कोण का मान 180 अंश से बड़ा हो, 360 अंश से छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे, बृहद कोण। जैसे बनेगा कैसे ये, आइए समझते हैं। अगला कोण, आसन्न कोण किसे कहते हैं ये समझना। एडजेसेंट एंगल समझना है कि क्या कहलाता है, कैसे होता है। तो किसी एक ही बिंदु से बनने वाले 2 या 2 से अधिक कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। किसी एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक कोण बनेंगे, जैसे बिंदु मान लीजिए ए, ये रेखा हो गई आपकी, ये हो गई। इस बिंदु से आपके जब ये कोण बन गए, 2 या 2 से अधिक कोण बनते हैं, उसे हम आसन्न कोण कहते हैं। क्लियर, फिर से समझिएगा। किसी एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक बनने वाले कोणों को हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण। आइए समझते हैं नेक्स्ट, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं ये समझना। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं ये समझना। शीर्षाभिमुख कोण समझिएगा, जब किसी एक ही बिंदु पर 2 या 2 से अधिक लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करें, जैसे बिंदु ये है, तो 2 या 2 से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु पर क्रॉस करें, तो उनके आमने सामने बनने वाले कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे बिंदु ये O है, एक AB हो गई, ये CD हो गई, तो यहाँ पर जो कोण बना उतना यहाँ पर कोण बना, जितना कोण ये बना उतना कोण आपका ये बना। ये आपके एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। किसी एक बिंदु पर जब 2 या 2 से अधिक लाइनें क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो उनके आमने सामने बने कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्लियर, तो इसको नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं।
समझना। एक बार अच्छे से इनको क्लियर कर लीजिए, ये वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, 2-3 बार वॉच कर लीजिएगा तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर रिवीजन करते रहिएगा और इन पर आधारित सवाल भूलेंगे नहीं। तो जो शीर्षाभिमुख कोण है इन पर भी आधारित सवाल आता है। जैसे कोण दे दिया इस तरह से, एग्जाम्पल समझ लीजिए, ऊपर समझिए ABCD बिंदु O है, इसका मान जैसे दे दिया आपका कितना 110 अंश, तो इस कोण का मान पूछेगा कोण BODC, तो हमें क्या करना है कि जितना मान ये होगा उतना मान ये होगा। इस प्रकार से हम शीर्षाभिमुख कोण के मान फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो जब सवाल बताए जाएंगे, एक्सरसाइज करवाई जाएगी, तब ये सवाल आपको करवाए जाएंगे। आइए अब इन्हीं में थोड़ा सा समझ ले और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। एकांतर और संगत कोण एक ही डायग्राम में समझ लीजिए। तो जब दो लाइन में या रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा डाली जाती है, ये तिर्यक रेखा हो गई, जैसे ये आपकी एक है LM और इसको मान लो PQ, और ये जब रेखा डाली गई इसको मान लीजिए CD, तो एकांतर संगत कोण क्या? तो एक ही ओर बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका संगत कोण ये हुआ, कोण ये एक हुआ, जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, इधर कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, तो एक ही ओर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। जैसे इसका संगत कोण ये है, एक का संगत कोण 5, और वहीं एकांतर कोण जब विपरीत एक दूसरे के हों। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कोण 6 का मान किसके बराबर होगा, ये समझना। तो ये कोण 6 का मान आपके कोण 2 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से जैसे जेड की आकृति बन रही है, जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। क्या कहलाते हैं? एकांतर। क्लियर? तो आज के सेशन में आप लोगों को ये लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ाया गया, बताया गया। उम्मीद है कि ये सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, विद एक्सरसाइज के साथ, जो आपको सवाल हल कराए जाएंगे। ठीक है।